अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। आज हम एंडोमेट्रियोसिस पढ़ेंगे। एंडोमेट्रियोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट से लास्ट तक जो है वो आपने अच्छे से सुनना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी यूट्रस को इफेक्ट करती है। अब यूट्रस को इफेक्ट इस तरह से करती है जैसे कि आपकी इंटरनल यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यूज़, वो यूट्रस की आउटसाइड यानी उसकी सरफेस पे बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? बिनाइन लियन और लियन दैट कंटेन एंडोमेट्रियल टिश्यूज़। ऐसे बिनाइन लियन या लियन जो कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ के हों, सिमिलर टू दैट लाइनिंग द यूट्रस। अब ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं जो सेम यूट्रस की लाइनिंग जैसे हैं, फाउंड इन पेल्विक कैविटी आउटसाइड द यूट्रस। तो वो पेल्विक कैविटी में, वो आपकी यूट्रस के ऊपर भी बन सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी बन सकते हैं, उनके सरफेस पे बन सकते हैं। तो आउटसाइड द यूट्रस पेल्विक कैविटी के अंदर अगर बिनाइन लियन या लियन बन जाते हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जैसे होंगे, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। स्टूडेंट्स, एंडोमेट्रियोसिस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक कम्प्लेक्स कंडीशन है। ये ज़रूरी नहीं है किसी एक फैक्टर को जो है वो हम कह दें कि ये इस वजह से हो रही है। तो एक ऐसी कम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह भी आ जाते हैं, मज़ीद हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड सो ऑन। अब इसकी कॉजेज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो एज लिमिट है यंग वुमेन के अंदर 25 टू 35 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स जो हैं वो इसको सफ़र करते हैं एंडोमेट्रियोसिस से। रिट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन, रिट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन नाम से हमें समझ आ रही है ऐसी मेंस्ट्रुएशन जो कि बैकवर्ड हो रही है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसा होता है? यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बॉडी से मेंस्ट्रुअल फ्लो आउट हो जाता है, लेकिन रिट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन के अंदर इसका बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है यूट्रस से मजीद फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी के अंदर एंड पेल्विक कैविटी में जा सकता है। और इस तरह से एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज़ हैं वो आउटसाइड द यूट्रस जो है वो डेवलप कर सकते हैं कहीं पर भी पेल्विक कैविटी के अंदर। जेनेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। सिंपली जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस कॉज कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में हमने पहले भी पढ़ा फिब्रॉइड्स के अंदर कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है और कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है, तो ये जो एस्ट्रोजन का इंक्रीज लेवल है ये एंडोमेट्रियल ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेम टाइम पे अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है तो वो इस एंडोमेट्रियल ग्रोथ को जो है वो स्टॉप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो एंडोमेट्रियोसिस को लीड कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन जो है वो भी देखा गया, कुछ रिसर्चेस जो है वो सजेस्ट करती हैं कि इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन जो है वो भी एंडोमेट्रियोसिस कॉज करता है। नॉर्मली जो साइटोकाइंस होते हैं ये आपकी जो इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन है उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो इम्यून सिस्टम जो है वो डिसफंक्शन की तरफ चला जाता है। हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो उसकी कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन एंडोमेट्रियोसिस की तरफ लीड कर सकता है। स्कारिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब नॉर्मली अगर सी सेक्शन की तरफ वुमेन चली जाती है, सी सेक्शन के बाद जो है वो यूट्रस के ऊपर जो कट दिया जाता है, एब्डोमिनल कट दिए जाते हैं, अगर वो स्कार रह जाता है। इसके अलावा अगर किसी का यूट्राइन रप्चर हो जाता है, जो कि बहुत रेयर केसेस हैं, अगर उस तरह की कोई सर्जरी होती है तो उस वजह से भी स्कारिंग रह जाती है। तो ये स्कारिंग बेसिकली क्या करती है, आपकी यूट्रस को जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की तरफ लीड कर सकती है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें हमने रिट्रोगेड मेंस्ट्रुएशन, जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन और स्कारिंग जो कि प्रेगनेंसी या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद रह जाता है, तो उस वजह से एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है। अब स्टूडेंट्स हम इसके साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो डिस्मेनोरिया की तरफ लेके जाएगा, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी ऐसी फीमेल्स को, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होगा और पेन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, पेल्विक डिस्कम्फर्ट है जो कि रेडिएट करेगा लोअर बैक पे और लेग के अंदर, ठीक है। डिप्रेशन, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो डिप्रेशन देखा गया, मूड चेंजेस आते हैं, मेंटल हेल्थ इन पेशेंट्स की जो है वो ठीक नहीं रहती, मेंटल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो फीमेल की डिस्टर्ब हो जाती है। इनफर्टिलिटी, अब एंडोमेट्रियोसिस जो है इनफर्टिलिटी की तरफ भी लीड कर सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मल वुमेन के अंदर अगर हर मंथ जो है उसके पास 10 से 20% चांसेस हैं टू गेट प्रेगनेंसी, तो इस तरह एंडोमेट्रियोसिस फीमेल के अंदर 1 to 10% चांसेस होंगे, यानी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे।
डिस्पेरिनोरिया जो है वो इन पेशेंट्स के अंदर पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो है वो सिम्टम्स आएंगे। डिस्चेजिया पेन विद बावल मूवमेंट। अगर बावल एंडोमेट्रियोसिस है, अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो बावल के अंदर बनना शुरू हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, रेक्टम या सिग्मॉइड कोलोन के अंदर डेवलप करके है, तो उस वजह से बावल मूवमेंट के अंदर जो है वो क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, पेनफुल बावल मूवमेंट होगी। लॉस ऑफ वर्क ड्यू टू पेन, अब उसकी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, वो उस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर पाएगी ड्यू टू पेन सिम्टम, डिसमेनोरिया और एंड अदर प्रॉब्लम दैट इज डिप्रेशन। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। नाउ कम टू द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हमने सबसे पहले पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री ले लेनी है, उसमें सारे सिम्टम्स पूछेंगे। देन हमने उसका मेंस्ट्रुअल पैटर्न पूछना है। अगर तो उसका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं तो इट मीन्स कि उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो लीड करेंगे एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है, लुब्रिकेटेड ग्लव्ड हैंड से हमने 2 फिंगर्स इंसर्ट करनी है इनसाइड द वोम, एंड ऊपर से भी जो है हमने एब्डोमिनली पाल्पेट करना है नोड्यूल्स को। अगर उसका टेंडरनेस फील कर रहा है पेशेंट, नोड्यूल फॉर्मेशन है जो कि पाल्पेटेड है, वो हमें बाई मैनुअल एग्जामिनेशन पे मिल जाएंगे। देन उसकी यूट्राइन मोबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, एडहेजन तो नहीं हुई, वो बिल्कुल जो है वो साथ कनेक्टेड तो नहीं हुए कि फाइब्रस टिश्यूज़, तो उसकी यूट्राइन मोबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में हमें एंडोमेट्रियोसिस किस तरह से मिलेगी, फिक्स टेंडर नोड्यूल्स मिलेंगे पाल्पेशन पे और यूट्राइन मोबिलिटी कम हो जाएगी। लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं फॉर हेल्पिंग टू कंफर्म द स्टेज ऑफ डिजीजेस। अब लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करेंगे ताकि हम एंडोमेट्रियोसिस की जो है वो स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकें। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के बाद लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम इसकी स्टेज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दीज आर द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। स्टूडेंट्स, हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर जो कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। हम एनसेड्स देंगे पेन मैनेजमेंट के लिए। पेन मैनेजमेंट के लिए हम एनसेड्स दे सकते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे ताकि हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकें। वो जो उसकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग है, ब्लोटिंग है, लोअर बैक पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, उसको जो है वो हम कंट्रोल करने के लिए ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। इसी तरह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट दे सकते हैं। इससे भी क्या होगा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे हम। ये बेसिकली जो ग्रोथ है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की उसको सप्रेस करेगा। मिनोपॉज लाइक स्टेट कंडीशन प्रोड्यूस करके जो है वो उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद प्रेगनेंसी ऑफन एलिविएट सिम्टम्स। अब जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर क्या होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आती हैं। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो इस तरह से भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाती है। सो प्रेगनेंसी में भी देखा गया कि जो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बाकी हर वुमेन का दूसरे वुमेन से जो है वो कंडीशंस फैक्टर्स वेरी करते हैं। इसी तरह हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को जो है वो स्प्रेस करती हैं और डिस्मेनोरिया की जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है उसको रिड्यूस करेंगे। अब इसके अंदर हार्मोनल थेरेपी के अंदर हम प्रोजेस्टेरोन ओनली थेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंबाइंड थेरेपी भी कर सकते हैं और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन साथ में हम एक सिंथेटिक एंड्रोजन डेंजोल भी दे सकते हैं जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को उसकी एट्रॉफी करा देगा, उन टिश्यूज़ को श्रिंक कर देगा और इस तरह से सब्सिक्वेंट एमेनोरिया की कंडीशन डेवलप करेगी। सो सिंपली हमने उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है जिसमें पेन मैनेजमेंट है प्लस उसके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, हैवी ब्लीडिंग है या लोअर एब्डोमिनल लोअर बैक पेन है उसको हमने जो है वो ट्रीट करना है। देन कम टू द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए हम फलग्रेशन कर सकते हैं, फलग्रेट करेंगे, यानी इसके अंदर हमने हाई फ्रिक्वेंसी करंट थेरेपी करनी होती है, फ्रिक्वेंसी देनी होती है करंट, जिससे क्या होगा वो टिश्यूज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स हमने जो है वो इम्प्लांट किए हुए हैं फीमेल के अंदर तो उनकी जो एडहेजंस है उन टिश्यूज़ को जो है वो कट कर देगा। सो इस हाई फ्रिक्वेंसी करंट थेरेपी के थ्रू हम इस एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेज़र थेरेपी, लेज़र बीम थेरेपी से भी हम इन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन 2 प्रोसीजर हमारे पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रोकोगुलेशन और एंडोकोगुलेशन। इलेक्ट्रो और एंडोकोगुलेशन दोनों के अंदर हमने हाई फ्रिक्वेंसी करंट जो है वो देना है फीमेल के एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को। लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर जो है वो हम किसी भी लीजन के लिए ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। वो कोई भी एक्सटर्नली लीजन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जो बेसिकली क्या करेगा इलेक्ट्रोकोगुलेशन उस ब्लड वेसल को कोगुलेट कर देगा और इस तरह से वो जो टिश्यूज़ हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। एंडोकोगुलेशन में हमने हिस्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एंडोकोगुलेशन मीन्स इंटरनली जो लीजन्स हैं, ग्रोथ्स हैं, उनको
इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उनको क्लॉट कर सकते हैं उन वेसल्स को, जिससे वो जो टिश्यूज़ हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। अब हिस्टेक्टमी हम उस प्रोसीजर को तब फॉलो करेंगे जो कि रिमूवल ऑफ यूट्रस है, इसको हम तब फॉलो करेंगे जब हमने पिछली सारी जो थेरेपीज हमने पढ़ी हैं इनको हमने ट्राई कर लिया है, मेडिकल मैनेजमेंट को ट्राई कर लिया और वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही हैं, तो फिर हम जाएंगे हिस्टेक्टमी की तरफ। यानी पेशेंट्स के अनकंट्रोल सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट की स्टॉप नहीं हो रही है, बहुत पेनफुल कंडीशन है और ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम फिर हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे। लेप्रोटमी भी कर सकते हैं, लाइक अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन जो है वो वर्स है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, सिस्ट फॉर्मेशन हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लेप्रोटमी के थ्रू जो है अगर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए हमें इफेक्टिवनेस नहीं मिली, फिर हम लेप्रोटमी की तरफ जा सकते हैं। ओफरेक्टमी एंड साल्पिंजो ओफरेक्टमी। ओफरेक्टमी भी हम तब करेंगे जब पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल नहीं है, हैवी ब्लीडिंग है, उसकी ट्यूब डैमेज हो रही है, वहाँ पे स्कारिंग हो रही है, ठीक है। तो ओफरेक्टमी करेंगे जिसमें हम ओवरी को रिमूव कर देंगे। ओवरी को रिमूव करने से क्या होगा कि जो हार्मोन्स है वो रेगुलेशन में आ जाएंगे, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। साल्पिंजो ओफरेक्टमी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो है वो ट्यूब को भी जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से हम उस फ्लोपियन ट्यूब को वो बायोमेट्रियल भी कर सकते हैं या यूनिलेटरल भी ओवरी को और ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं। साल्पिंजो ओफरेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ ओवरी प्लस फ्लोपियन ट्यूब्स। तो ये थी सर्जिकल मैनेजमेंट एंडोमेट्रोसिस की। स्टूडेंट्स, एंडोमेट्रोसिस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये बिनाइन लीजन्स होते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यूज जैसे, जो कि आउटसाइड द यूट्रस या पेल्विक कैविटी में कहीं भी बन सकते हैं, इसको हम एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। कॉजेज जो है वो उसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक मल्टीपल फैक्टर कंडीशन है जिसमें जेनेटिक भी आ जाता है, आपकी जो है वो और एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस भी आ सकती हैं और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शंस भी आ जाते हैं। सो अगर एज लिमिट देखी जाए तो 25 से 35 ईयर्स एज की औरतों के अंदर जो है वो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन डेवलप कर सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम देखें जिससे पेशेंट को डिस्मेनोरिया, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पेनफुल इंटरकोर्स की कंडीशन है, उसकी डिप्रेशन आ रहा है, इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है फीमेल, और इस तरह से अगर बावल मूवमेंट की बात करें तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। असेसमेंट कैसे करेंगे, हमने एक तो हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, दूसरा उसका मेंस्ट्रुअल पैटर्न पूछेंगे, उसको बाय मैनुअल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं दोनों हाथों को यूज़ करते हुए, जो भी टेंडरनेस है उसको असेस करने के लिए पेनफुल एरिया उसको असेस कर लेंगे। अगर कोई पाल्पेशन पे हमें कोई नोड्यूल फॉर्मेशन मिल रही है तो ये जो है वो एग्जिबिट करेंगे कि पेशेंट जो है वो एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन में है। लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लें कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है। फिर हमने पेशेंट की जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट देखी जिसमें हमने उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पेन किलर्स दिए, हार्मोनल थेरेपीज़ की जिसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट थे और साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंबाइंड मेडिकेशन जो है वो हम दे रहे थे। देन सर्जिकल मैनेजमेंट की जिसमें हम एंडोकोगुलेशन, इलेक्ट्रोकोगुलेशन, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है हमने क्या करना है, वेसल्स को कोगुलेट करना है और टिश्यूज़ को श्रिंक कर देना है। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, लेप्रोटमी भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हमने सर्जिकल प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत अनकंट्रोल्ड हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम हिस्टेक्टमी की तरफ भी जा सकते हैं, यानी रिमूवल ऑफ द यूट्रस को रिमूव कर देंगे। या अगर ट्यूब भी डैमेज हो रही है तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम साल्पिंजो ओफरेक्टमी, जिसमें फ्लोपियन ट्यूब प्लस ओवरी को रिमूव कर देंगे। इस तरह ओवरी को रिमूव करने से भी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ट्रीट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एंडोमेट्रोसिस पे क्लास। इसको अच्छे से पढ़ेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।